ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। एक बार आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर। चंद्र ग्रहण जो कि 8 नवंबर 2022 को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण कार्तिक मास की पूर्णिमा को मंगलवार को मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लगेगा। आइए सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में जान लें, जो कि चंद्र ग्रहण के बारे में हम सबको मालूम होनी चाहिए। ये बहुत सी कॉमन जानकारियां हैं। बहुत से प्रश्न इस बारे में पूछे भी जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर, उन बातों पर प्रकाश डालने का मैं यहाँ कुछ प्रयास करने जा रहा हूँ। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ग्रहण का सूतक, जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है, इसलिए इस बारे में यहाँ ये बता दूं कि सूर्य ग्रहण का सूतक, जो कि सूर्य ग्रहण से पूर्व 12 घंटे पहले लगता है, और चंद्र ग्रहण का सूतक चंद्र ग्रहण से पूर्व 9 घंटे पहले लगता है। देखिए, ग्रहण का सबसे अधिक महत्व यह है कि ग्रहण काल में पूजा, साधना, मंत्र जाप, स्तोत्र, पूजा पाठ आदि का। कई लोग ये पूछते हैं कि ग्रहण काल में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं कि, या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर कई लोग ये भी पूछते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, इन सबका प्रश्नों का उत्तर ये रहेगा कि हम सबको सबसे पहले ये जानना होगा कि मूल रूप में ग्रहण काल में क्या होता है। ये यदि हम समझ लेंगे तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम सबको अपने आप ही मिल जाएगा। देखिए, ग्रहण काल में सूर्यदेव और चंद्रदेव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक तरह से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्यदेव का जो प्रकाश है या फिर चंद्रदेव का जो प्रकाश है वह पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाता है और राहु महाराज यहां प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए तो सूर्य ग्रहण में सूर्यदेव की स्थिति कमजोर और चंद्र ग्रहण में चंद्रदेव की स्थिति कमजोर हो जाती है। देखिए, साधना में जब भी हम मंत्र जाप करें तो मंत्र जाप के दौरान सबसे पहले हमें संकल्प के बाद प्राणायाम करना चाहिए। देखिए, इसके पीछे क्या कारण है ये मैं आपको यहां समझाता हूं। जब भी आप प्राणायाम करें, 5 मिनट ही भले आप प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन या फिर कोई भी प्राणायाम आप करें, आप एक बार जरूर पाएंगे कि आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों ही नाड़ियां समावस्था में आ जाती हैं और मध्य की जो नाड़ी है सुषुम्ना, वो जागृत हो जाती है। और मंत्र सिद्धि के लिए, किसी भी तरह के मंत्र को, स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए, उसको जागृत और चैतन्य करने के लिए यह सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। या यूं समझ लें कि यह काफी अधिक सहायक रहता है। इसलिए मंत्र जाप से पहले प्राणायाम की विधि का 5 मिनट करना अति आवश्यक है, या यूं समझ लें कि यह विधान ही है। देखिए, ग्रहण काल में विशेष तौर पर प्रकृति हमारे लिए बहुत सहायक हो जाती है। सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों का ही अस्तित्व क्षीण हो जाता है और चारों देव केवल एक ही राहुदेव का प्रभाव रह जाता है। इसीलिए ग्रहण काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, केवल एक ही कार्य किया जाता है और वो है साधना का। तो फिर किसी भी प्रकार का ग्रहण काल हो, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, जिसमें भी आपकी आस्था हो, जो भी आप करते हो वो आपको करना चाहिए। चाहे वह मंत्र जाप हो, स्तोत्र जाप हो, किसी का भी मंत्र हो, किसी का भी स्तोत्र हो, उनका आपको पाठ और उनका आपको जप करना चाहिए। वह चैतन्य होंगे और जागृत होंगे। फिर जब आप उनका रूटीन में पाठ करेंगे, चैतन्य और जागृत मंत्र तभी हमारे लिए प्रभावशाली साबित होंगे। इसीलिए ग्रहण काल में साधना का, मंत्र जाप का, प्राणायाम का, ध्यान आदि का महत्व है, क्योंकि इसी समय सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी ही सहायक होती है मंत्र जाप, मंत्र स्तोत्र आदि को चैतन्य जागृत करने में। तो इस प्रश्न का उत्तर हम सबको अपने आप ही मिल गया। आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का मंत्र, किसी भी प्रकार का स्तोत्र आदि, जो आपकी इच्छा हो, जो आप करना चाहते हो, इसको कर कर सिद्ध कर सकते हैं। चाहे फिर आपकी किसी में भी आस्था हो, कुछ भी आप करने वाले हो, किसी भी देवी देवता के आप उपासक हो, चाहे आप माँ दुर्गा का मंत्र करते हो या फिर श्री हनुमान जी का स्तोत्र करते हो, कनकधारा आप करते हो, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करते हो,
कुछ भी जो भी आपका नियम है, जो आपकी डेली रूटीन है, जिसमें आपकी आस्था हो, तो वह आपको इस ग्रहण काल के दौरान करना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ग्रहण काल के दौरान हमारे घर का जो मंदिर है उसको लेकर बहुत सारी दुविधाएं हम सबके मन में रहती हैं। तो यहां मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ग्रहण काल के दौरान हमारे घर में जो भी मंदिर है, वहां जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी आपने यंत्र वगैरह स्थापित किए हैं, उनका आपको किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं करना है। उनको आपको सूतक लगने से पहले ही वस्त्र आदि से ढककर रख देना है। कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का तब आप सूतक लगने के बाद फिर स्पर्श आदि नहीं करेंगे, ना ही कोई पूजा पाठ करेंगे। ग्रहण काल के दौरान कोई मंत्र या स्तोत्र की स्थिति कर रहे हैं या फिर पाठ कर रहे हैं, तो आपको अपने मंदिर से दूर दूर बैठकर, दीपक लगाकर, प्रतिमा आदि से दूर बैठकर ही मंत्र जाप करना चाहिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि मंदिर के स्थान से थोड़ा दूर बैठकर, दीपक लगाकर वहां बैठना चाहिए। जैसे आप सामान्य रूप से दीपक लगाते हैं, बस उनसे कुछ दूरी पर बैठकर दीपक लगाकर, जो कि ग्रहण काल के दौरान पूरा चले और कुछ समय पश्चात तक चलता रहे। ऐसे आप तेल की व्यवस्था कर लें उस दीपक में, जिस भी प्रकार के दीपक आप लगाना चाहते हैं। बस आपको ऐसे दीपक का निर्माण करना चाहिए जो कि पूर्ण रूप से चले, और दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपकी क्षमता हो, ग्रहण के अनुरूप दान अवश्य आपको किसी भी रूप में करना चाहिए। यदि आपने ग्रहण काल के दौरान मंत्र आदि किए हैं, तो फिर ग्रहण काल के समाप्त होने के पश्चात भी आप अपने पितरों को तर्पण आदि कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली रहता है। पितरों की शांति के लिए, उनकी कृपा के लिए यह भी बहुत प्रभावी और कारगर है। अब बात इसी ग्रहण की। यह ग्रहण जो 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार लग रहा है, इसका समय क्या है, और ये जो सभी राशियां यानी कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका आपको किस प्रकार से फल मिलेगा। और यदि किसी को इस ग्रहण काल के दौरान, अर्थात कि इन सभी 12 राशियों में से जो भी राशि है, इस पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो सहज रूप से, सरलता से उससे बचने का उपाय आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, दिल्ली के समय के अनुसार ये ग्रहण काल दिन में 2:39 पर प्रारंभ होगा। इसका खग्रास प्रारंभ होगा दिन के 3:47 पर। ग्रहण का मध्य 4:29 पर और खग्रास समाप्त होगा 5:12 पर। ग्रहण की समाप्ति का समय सायंकाल शाम को 6:19 पर, और ये छाया ग्रहण पूर्ण रूप से 7:26 पर समाप्त होगा, अर्थात कि चंद्रदेव 7:26 पर पूर्ण रूप से इस ग्रहण काल से मुक्त हो जाएंगे। वैसे सामान्य रूप से चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात्रि में होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को दिन में होता है, लेकिन ये छाया ग्रहण है। इसी कारण ये भारत में सूर्यास्त के पश्चात इसका दृष्टिगोचर बहुत कम समय के लिए हमें दिखाई देगा, इसीलिए छाया ग्रहण है। इसी कारण ये प्रभावी भी है, इसलिए इसका भी जो सूतक आदि है वह सभी प्रकार से, हर प्रकार से मान्य होगा। आइए अब ये जानते हैं कि इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्रमवश सबसे पहले मेष राशि में क्या प्रभाव रहेगा ये जानते हैं। तो मेष राशि वालों, ये ग्रहण आप ही की राशि पर पड़ रहा है, तो आपके लिए यह ग्रहण थोड़ा सा घातक और नुकसानदायक रहेगा, आपके लिए थोड़ा हानिकारक रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप ग्रहण काल के दौरान मंत्र आदि का जो भी आप करते हैं उसे आप जरूर करिएगा, और इस समय के दौरान आप कोई भी विशेष जो आप कार्य करना चाहते हैं उसे ना करिएगा, ग्रहण काल के पश्चात ही करिएगा। अब वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों, यह ग्रहण आपके लिए आपकी राशि से द्वादश भाव में पड़ रहा है। देखिए, द्वादश भाव जन्म पत्रिका के मुताबिक हानि का स्थान है।
विशेष तौर पर आपको अपने फाइनेंस अर्थात के अर्थ के मामले में, खास तौर पर पैसे के लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। कोई भी किसी भी प्रकार का किया गया लेन देन वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस समय के दौरान यदि आप किसी को भी किसी भी प्रकार का पैसा देंगे तो वह आपको वापस मुश्किल से ही मिलेगा, अटकने की पूर्ण रूप से संभावना रहेगी। तो वृषभ राशि वालों, यहां मैं आपको यह सलाह दूंगा, आप ग्रहण से पहले ही नीम की पत्तियों को लेकर आएं और ग्रहण के दौरान लगभग 1.5 लीटर पानी में उबाल कर रखें। ग्रहण के बाद इस पानी और पत्तियों सहित किसी पेड़ पौधे में डाल दें। अब मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों, यह ग्रहण आपकी राशि के लिए एकादश भाव में पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी में या फिर आपके बिजनेस में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। किसी दूसरे स्थान पर भी जाना हो सकता है। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझें कि इसके प्रभाव से आप में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। तो मिथुन राशि वालों, यहां मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप ग्रहण की शुभ स्थिति को बनाए रखने के लिए ग्रहण के बाद भैरव देव के मंदिर में दूध चढ़ाएं। अब बात कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों, यह ग्रहण आपकी राशि के लिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार दशम भाव में पड़ रहा है। यह आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक और चिंताकारक बन सकता है। जो आपके किसी भी प्रकार के सामान्य कामकाज चल रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का अवरोध आ सकता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये कहूंगा कि आप अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आपका रहन सहन भी अव्यवस्थित रह सकता है। वाहन सुख में भी थोड़ी कमी आ सकती है। तो कर्क राशि वालों, यहां मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप अब मानसिक रूप से परेशानियों से बचने के लिए विशेष तौर पर आज के दिन आप सूर्यास्त के बाद दूध ना पिए। अब बात सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके जन्म कुंडली के मुताबिक आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में लगेगा और इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। तो सिंह राशि वालों, यहां मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप ग्रहण काल के बाद एक कटोरी में चावल डालकर मंदिर में रखाएं या फिर आप ग्रहण के बाद उसे दान जरूर करें। अब बात कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके जन्म पत्रिका के मुताबिक अष्टम भाव में लग रहा है। वैसे तो इसके प्रभाव से मन में प्रसन्नता के भाव ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आप बातचीत में संतुलित रहिएगा। वैसे बौद्धिक कार्यों में धनार्जन के साधन बन सकते हैं, परंतु दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभाव से दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी विकार रहेंगे। कार्य क्षेत्रों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ ये सलाह दूंगा कि आप विशेष तौर पर चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग ना करें। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप वाहन को ना चलाइएगा और हो सके तो इस समय के दौरान आप कोई यात्रा भी ना करें। और ग्रहण के उपरांत आप कुछ दान अवश्य करें। अब बात तुला राशि की। तो तुला राशि वालों, ये ग्रहण आपकी राशि से सप्तम भाव में लग रहा है और सप्तम भाव जन्म कुंडली का पार्टनरशिप का भाव है। इसलिए किसी भी प्रकार के, चाहे आपके बिजनेस की पार्टनरशिप हो या फिर पति पत्नी के संबंध हो, उस पर थोड़ा अशुभ प्रभाव डालेगा। ग्रहण के इस अशुभ प्रभाव की वजह से आपको इस वक्त नौकरी के साथ साथ अपने काम धंधे के साथ साथ अपने घर में भी दोनों तरफ काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस वक्त में अर्थात कि समय के दौरान आपके सामने धन को लेकर काफी चुनौतियां आ सकती हैं। इसलिए मैं यहाँ आपको यह सलाह दूंगा कि आप अपनी नौकरी और कार्य के साथ साथ आपको संतुलन बिठाकर चलना होगा। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको इस वक्त के लिए तैयार रहना होगा और किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने मन को सुदृढ़ करना होगा और साथ ही अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखिएगा। कोई भी विवाद की स्थिति में विचलित न होइएगा। ऊंचे स्वर में बातचीत बिल्कुल भी ना करें और ग्रहण के उपरांत आप चावल का दान अवश्य करें। अब बात वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि से छठे स्थान पर लगेगा। यह स्थान आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मित्रों और शत्रुओं से संबंध रखता है। इसी कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी आपको शारीरिक समस्या हो तो उसमें आप लापरवाही ना बरतें।
तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इन उतार चढ़ावों से बचने के लिए आज आपको, अर्थात कि चंद्र ग्रहण के दौरान, आप किसी से भी फोन पर बात ना करें और खासतौर पर अपना कोई भी राज, अपना भेद ना बताइएगा। और चंद्र ग्रहण के बाद कुछ दान अवश्य करिएगा। अब बात धनु राशि की। तो धनु राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि से पंचम स्थान पर लगेगा और इस ग्रहण के प्रभाव से आपको कुछ शारीरिक रूप से परेशानियां हो सकती हैं और साथ ही हो सके तो सामाजिक व्यवहार में आप थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा और आप मान अपमान का ख्याल जरूर रखें। कहने का मेरा यह तात्पर्य रहेगा कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई अपमान की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए मैं आपको यहाँ यह सलाह दूंगा कि आप इन सभी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए चंद्र ग्रहण बीत जाने के बाद स्नान आदि करने के पश्चात जब मंदिर उत्पन्न हो जाए तो वहां जाकर किसी ऊंचे स्थान वाले मंदिर का दर्शन करें। चाहे तो फिर आप कल भी, अर्थात कि अगले दिन भी कर सकते हैं। और हो सके तो मंत्र काल के दौरान किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप जरूर करिएगा। अब बात मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि से चतुर्थ भाव में लगेगा। चूंकि चतुर्थ भाव माता, भूमि और भवन से, इसके साथ साथ वाहन से भी संबंध रखता है। इन सभी में आपको लाभ मिलेगा, आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और यदि आपके कोई भी काम अटके हुए हैं उन सब के लिए भी यह सहायक साबित होगा। फिर भी मैं यहां यह सलाह दूंगा कि लाभ की स्थिति को और सुनिश्चित करने के लिए आप चंद्र ग्रहण के बाद अगले 15 दिनों तक किसी भी मुद्दे पर अपनी माता का विरोध ना करिएगा और अगले 3 दिनों तक आपके घर में जो भी मेहमान आए उनका दूध या शरबत से जरूर स्वागत करें, अर्थात कि उन्हें दूध या शरबत जरूर पिलाएं। अब बात कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि से तीसरे स्थान पर, अर्थात कि तृतीय भाव में लगेगा। क्योंकि जन्म कुंडली के मुताबिक तृतीय स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है, तो इस ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके भाई बहनों के धन में वृद्धि होगी और साथ ही आपको उनसे आर्थिक रूप से सपोर्ट भी मिलेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ यह सलाह दूंगा कि आप अपने भाई बहनों के साथ बनाकर रखें और उनकी आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए आपको चंद्र ग्रहण के दौरान देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए और हो सके तो ग्रहण काल के दौरान गेहूं या गुड़ निकाल कर रखें और फिर ग्रहण के बाद किसी सफाई कर्मी को आदरपूर्वक उसे दान करें। अब बात मीन राशि की। तो मीन राशि वालों, यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से द्वितीय भाव में लगेगा। चूंकि यह स्थान धन से संबंध रखता है और इसी कारण आपको आपके धन के प्रति कुछ चिंता हो सकती है। इसलिए आप अपनी जमा पूंजी को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा। थोड़ा बहुत धन हानि का भी योग बनेगा। परिवार में भी तनाव की स्थिति के संकेत उत्पन्न होंगे और यदि किसी भी प्रकार की तनाव में स्थिति बने तो आपको थोड़ी शांति बनाए रखनी होगी। इसलिए मैं आपको यहाँ यह सलाह दूंगा कि आप इन सभी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात स्नान करें और साथ ही माता या फिर किसी बूढ़ी स्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लें और ग्रहण के बाद 2 मुट्ठी चावल निकालकर किसी सफेद थैली में बांधकर अपने पास रखें।